हाँ, पहली क्लास है आज आप लोगों की। होपफुली आप में से कौन है जिसको हिंदी समझ में नहीं आती है एज फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब फ्लुएंट हिंदी नहीं समझ में आती? थोड़ी बहुत हाँ ना तो सबको समझ में आता हो। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अ फ्लुएंट हिंदी, सो डोंट वरी, चिंता मत करो, मुझे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है, सो विल मैनेज दैट, डोंट वरी। इट्स योर फर्स्ट क्लास एंड आई एम टोल्ड टू टेक इट इन अ वे दैट फर्स्ट आई हैव टू गिव यू सम इंट्रोडक्शन, नॉट ऑफ माइंड बट ऑफ सब्जेक्ट। मेरा इंट्रोडक्शन की तो क्या ही जरूरत है, ठीक है। फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस यू विद द सब्जेक्ट। सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन नेक्स्ट 3 classes, let me tell you. In first 2 class we will have a road map. I'll tell you why I am giving you the road map of the class. How we'll move, what are the topics we are cover, and what is the basic skeleton of the subject needed for UPSC. ठीक है. Second thing, we will not analyze much. I'm not saying that we will neglect, but we will not analyze much the past year trend. We will learn the past year question, we will learn the answers, but we will not over analyze the trend as it is done everywhere, because after every exam we analyze the trend. You know there is a concept of game theory, शायद सुना हो किसी ने, मैंने लास्ट वीडियो वाली क्लास अगर आपने देखी हो तो उसमें बताया भी था, there is a concept called game theory. ठीक है, मैं इधर उधर की बातें भी 2 मिनट 5 मिनट करूंगा, उसके बाद I'll come to the topic, don't worry. ये मेरे को ऐसा टाइम पास करना, ऐसा नहीं मैं पढ़ के नहीं आया हूं, इधर उधर की बातें बता रहा हूं आपको, ठीक है। So in game theory, if I am a footballer and I take penalty shots and every time I hit to the left of the goalkeeper, ठीक है, for last 3-4 times I have hit towards the left of the goalkeeper. Now 5th time goalkeeper will expect that I'll hit towards his left side, but goalkeeper know that I know that he is analyzing me, so he will jump towards right side, but I also know that goalkeeper know that I know that I am realizing. So everyone change their decisions on the basis of the habits of other. ये मार्केट इकोनॉमिक्स की थ्योरी है कि हाउ एवरीवन रियलाइज। जैसे आपने देखा होगा कई बार सामान खरीदते हम कहते हैं आई वोंट टेक, दुकानदार को भी पता है कि नाउ ऑल द शॉपकीपर्स कम टू दिस कंक्लूजन दैट इट इज अवर टैक्टिक टू कि भाई हम नहीं लेंगे, जा रहे हैं, ऑटो वाले यार चलना हो तो चलो वरना हम जा रहे हैं। सो ऑटो वाला ऑल्सो नो कि ही विल कम आफ्टर सम टाइम, इट इज हिज हैबिट, सो दैट इज गेम थ्योरी। यूपीएससी ऑल्सो ट्रैकिंग दैट यू आर ट्रैकिंग, इसीलिए वो अपने क्वेश्चंस को बदलते रहते हैं। कभी एनालाइज करके कि वर्ड हिस्ट्री पे एक क्वेश्चन आ रहा है, इस पे आर्ट एंड कल्चर पे नहीं आएगा, उसको नहीं आएगा। जैसे लास्ट 2 टाइम से प्री में एवरीवन वाज एनालाइजिंग कि करंट अफेयर्स इज कमिंग, सो दे हैव चेंज्ड देयर टैक्टिक्स। तो एनालिसिस से आप यूपीएससी को नहीं पकड़ सकते, इट्स ट्रूली रैंडम, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर सिटिंग देयर एंड एनालाइजिंग व्हाट यू आर एनालाइजिंग, ठीक है। सो वी हैव टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, सबसे पहली बात। सेकेंड थिंग, वी हैव टू कवर द ब्रेड्थ ऑफ द सब्जेक्ट एंड देन वी विल डाइव इनटू द डेप्थ। ब्रेड्थ का क्या मतलब है कि यू आर रीडिंग कोल्ड वॉर, नाउ डू नॉट गो इनटू द पर्सनल हैबिट्स ऑफ लियोनिद ब्रेजनेव और निकिता क्रुश्चोव, करना चाहिए उसे, दैट्स वेरी गुड। डू नॉट गो इनटू द पर्सनालिटी ऑफ पुतिन, पहले जान लो दैट रशिया एक्सपोर्ट्स 4 थिंग्स, न्यू ये जो आर्मी आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ऑयल, डायमंड एंड ऑल, एंड वन मोर थिंग वो जो मेरे दिमाग से भी स्लिप कर गई, ठीक है। सो फर्स्ट नो दिस, देन analyze the habits of Putin, how he makes his decision, he is totalitarian or non-totalitarian. तो पहले हम breadth cover करेंगे, then we will go into depth and analysis of that, ठीक है। So today I'll analyze 2 parts of subject for you. इस पूरे सिलेबस के हम 2 पार्ट एनालाइज करेंगे आपके लिए। फर्स्ट इज वर्ड हिस्ट्री एंड सेकंड इज मॉडर्न इंडिया, ठीक है। वर्ड हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडिया बोथ आर सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट, ठीक है। कॉपी पर आप लिखते चलिएगा वॉट एवर टॉपिक्स आई एम टेलिंग, वॉट आर दी सब टॉपिक्स, उसका इन शॉर्ट वी आर डिस्कसिंग इंडेक्स। हम इंडेक्स को डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह उसके टॉपिक्स होंगे, किस तरह उसके सब टॉपिक्स होंगे। नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट आर्ट एंड कल्चर, ठीक। आप में से अभी लोगों को बहुत सारों को लग रहा होगा कि ये 3-2.5 घंटे जो भी होंगे दे विल बी अ वेस्ट, बट लेट मी एश्योर यू दोज आर नॉट गोइंग टू बी वेस्ट, बिकॉज मैंने बहुत बार देखा। जैसे मैं आपको एक चीज शॉर्ट में बताता हूं, यू आर रीडिंग इंडियन फिलोसफी, ठीक है। आपने सुना संख्या, योग, न्याय, वैशेषिका, फिर आपने सुना कि द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद। तो अब बहुत सारी बुक, आई विल नेवर टेक नेम ऑफ एनी बुक्स, जिसकी मुझे बुराई करनी है, जिसकी तारीफ करनी है उसका खुद नाम लूंगा, जिसकी बुराई करनी है तो मैं उसका नाम नहीं लूंगा। बट देयर इज एन आर्ट एंड कल्चर बुक फ्लोटिंग इन द मार्केट एंड पीपल आर बाइंग इट, और मैंने भी उसको खरीद रखा है। आई हैव आल्सो पेड द राइटर सम मनी जस्ट कि स्टूडेंट मुझसे पूछते तो उसमें ये लिखा है तो मैं जाके देख लेता हूं, ठीक है। बिल्कुल नहीं रखी हुई है, अच्छा मैं उसको छुपा के रखता हूं क्योंकि लोग देखेंगे तो फालतू बेइज्जती हो,
तो इसलिए उसको छुपा के रख लीजिएगा, आप भी उसको छुपा के रख लीजिएगा अपने घर में अगर आपने खरीदी है। इन दैट बुक द राइटर डू नॉट हैव एनी आइडिया हाउ टू प्लेस दोज फिलोसफीज। जैसे मैं आपको बताऊं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सम इंटरनेशनल रिलेशन, आई स्टार्ट कंपेयरिंग ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन एंड बिहार, दैट्स नॉट, आई एम नॉट कंपेयरिंग एप्पल्स विद एप्पल्स। संख्या, न्याय, योग, वैशेषिका को आप जब उत्तर इससे अद्वैतवाद और शुद्ध अद्वैतवाद से करते हैं तो दैट्स नॉट एट ऑल राइट थिंग टू डू। इसका मतलब आपको बेसिक रोड मैप क्लियर नहीं है। देयर आर 6 फिलॉसफी, दोज आर कॉल्ड शब्द दर्शन, न्याय, योग, संख्या, वैशेषिक, संख्या, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा एंड वेदांत। नाउ इनसाइड वेदांत देयर आर 6 अदर स्कूल्स, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, भेद अभेद और अचिंत भेद अभेद। सुना है ना, सब टर्म कभी सुने होंगे आप। सो देयर इज अ फिगर ऑफ दैट। आप उस फिगर को एक बार अपने दिमाग में क्लियर करिए, देन स्टार्ट स्टडीइंग द हिस्ट्री। ठीक है, पहले मैं आपको पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री की स्टोरी सुनाऊंगा, बिकॉज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन वर्ल्ड हिस्ट्री इज अ थ्रिलर मूवी। सच में ये एक थ्रिलर मूवी है। मूवी जब चलेगी तो आपको लगेगा ये हीरो है, आपने देखा होगा वो बच्चा है, वो देखिए मूवी, अमिताभ बच्चन दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, ऐसे जंप मारता है तो बड़ा हो जाता है, वो बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर वो अमिताभ बच्चन दौड़ता है या लोगों को मारता है। सो यू आर गोइंग टू वॉच अ मूवी ऑफ अ हीरो, एट द एंड ऑफ मूवी ही विल प्रूव अ विलेन। क्या नाम है उसका, बता सकता है कोई? आपकी जो पूरा सिलेबस है वर्ल्ड हिस्ट्री का, इसका कौन सा हीरो है जिसको आप राइट फ्रॉम चाइल्डहुड देखोगे, बड़ा होके ये विलेन प्रूव हो जाएगा? कौन है वो? नहीं, कोई नाम आदमी तो नहीं हो सकता ना, 250 साल में आदमी कैसे होगा? दैट सम किंगडम, सम स्टेट, समथिंग। जर्मनी तो एग्जैक्टली नहीं, जर्मनी, प्रशा। सो आप देखोगे राइट फ्रॉम इट्स बर्थ, आई शो यू कि हाउ प्रशा वॉज हीरो ऑफ योर स्टोरी। वो सबको लगा ये हीरो है, हीरो हीरो। 19वीं सेंचुरी बिस्मार्क के अंडर तक वो हीरो था, बाद में पता लगा वो तो विलेन निकला। वो देखा है ना मूवी गैंग्स ऑफ वसेपुर, उसमें वो विलेन निकलता है लास्ट में। तो इस तरह वो आपका जो हीरो जो भी मूवी है, ठीक है, आई वॉन्ट टू पिक्चराइज इट फॉर यू कि हाउ दैट मूवी विल गो, किस तरह वो पूरी स्टोरी अनफोल्ड होगी, उसके कितने कितने पार्ट है। ठीक है, सेकेंड थिंग, आपको कुछ भी दिल में आए जो आपके, इसकी चिंता मत करना कि आपके कोर्स का क्या है क्या नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है हिस्ट्री पढ़ने में कि यू आर ट्रेन्ड ऑन द लेवल ऑफ नेचुरल साइंसेस, कि आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, उसमें बिल्कुल 2 + 2 = 4। आपको एटम की पर्सनालिटी नहीं जाननी है, यू डू नॉट नीड टू नो द पर्सनालिटी, आपको उसका चार्ज जानना है। इन दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स विच मे नॉट सीम एज द पार्ट ऑफ कोर्स। कि सर हिटलर का बचपन कैसा था, या बिस्मार्क ने ऐसा क्यों किया, सर उसने क्या सोचा। सो यू कैन आस्क दैट। अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको होपफुली बताऊंगा, नहीं पता होगा आई से आई डोंट नो, और फिर हम दोनों लोग मिलकर खोजेंगे। आप भी अपने विकिपीडिया और बाकी जगह से देखाना, मैं भी देखाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट वी विल स्टार्ट राइट फ्रॉम द वर्ल्ड हिस्ट्री। सबसे पहले हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। देखो 3 पार्ट हैं आपके सिलेबस के। वर्ल्ड हिस्ट्री ये सबसे पहले पढ़ाया जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ 21 मेजर चैप्टर्स। ये 21 चैप्टर्स का है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर और उनके सब टॉपिक। सेकेंड विल बी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कह लो या मॉडर्न इंडिया। ठीक है, सेकेंड इज मॉडर्न इंडिया। इसको मैंने 11 पार्ट्स में बांटा है, आपको भी सारे में 11 पार्ट्स बता दूंगा। चैप्टर एज सच इसमें मैंने इसलिए नहीं बनाए बिकॉज आई गेस कि यू ऑल हैव सम आइडिया ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उसका मुझे रोड मैप उस तरह नहीं बताना है कि 1857 में एक रेवोल्यूशन हुआ था, 1885 में कांग्रेस बनी थी, 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। आई विल टेल यू हाउ। देखो हिस्ट्री में आपको 2 चीजें ट्रैक करनी है, कंटिन्यूटी एंड चेंजेस, कि हाउ थिंग्स कंटिन्यू एंड हाउ दे चेंज। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1935 एक्ट, वॉज इट द एक्ट ऑफ कंटिन्यूटी और एक्ट ऑफ चेंज? नहीं, ये तो बोथ तो मेरा आंसर है, वो तो बाद में मैं दे ही दूंगा, बोथ हो जाएगा वो आंसर। आप क्या कहेंगे उसे, हाउ विल यू ट्रैक इट? तो पहले तो आपको आंसर देना आना चाहिए। फर्स्ट बाइफरकेट योर थॉट्स। देयर आर मेनी स्ट्रीम्स ऑफ अ टाइम। इन पॉलिटिकल लेवल इट इज मोर ऑफ अ चेंज, बट इन सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक दे आर मोर ऑफ कंटिन्यूटी। इफ आई आस्क यू ब्रिटिश रूल वॉज गुड और बैड, बताए कोई, ब्रिटिश रूल वॉज गुड और बैड? नहीं, इसमें अरे कॉन्फिडेंस से बोलिए।
हाँ, तो ये बात ठीक है, आप उसे बैड ही बोलोगे। मेरा एक फ्रेंड गया इंटरव्यू देने, सो इंटरव्यूअर आस्क्ड कि ब्रिटिश सेटअप रेलवेज हियर, ही सेड यस, एडमिनिस्ट्रेशन, ही सेड यस, यस यस बुलवाते गए, बाद में बोले इट मींस ब्रिटिश वर गुड इन इंडिया, ही सेड यस। तो आपको यस नहीं बोलना है, हमें नो ही बोलना है। मैं अभी आपको बताऊंगा, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड, शुरू में आज ही बताऊंगा, देयर इज कंसेप्ट कॉल्ड हिस्टोरियोग्राफी, हाउ टू इंटरप्रेट द हिस्ट्री। इफ आई आस्क यू केजरीवाल इज गुड और बैड फॉर इंडियन पॉलिटिक्स, क्या आंसर है इसका? सब आंसर है इसके, गुड भी है, बैड भी है, यस भी है, नो भी है। तो आप हिस्टोरी, जैसे एक क्वेश्चन आया था कि इफ गांधी वुड नॉट हैव बीन इन इंडियन पॉलिटिक्स, व्हाट वुड हैव बीन द कोर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसका क्या आंसर है? कैसे आंसर दोगे, क्या करोगे? कुछ आप लोग थोड़ा इनफॉर्मली बैठो, खैर एक दो क्लास में आप समझ जाओगे क्या इनफॉर्मली बैठना है। अच्छा बताओ, गांधी इंडियन पॉलिटिक्स में कब आए? 50। हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट थोड़ा पहले हम शुरू मान सकते हैं 85 में। वॉज देयर एनी एक्ट ऑफ मास वायलेंस बिफोर गांधी? हम लोग ये जो बोलते रहते हैं गांधी वॉज नॉन वायलेंट, गांधी वॉज नॉन वायलेंट, उसके पहले कौन सा, एक खुदीराम बोस का आप अटैक हटा दो, कौन सा हमने वायलेंट? हमारा जो बॉयकॉट और स्वराज मूवमेंट हुआ था, वॉज दैट नॉन वायलेंट और वॉज दैट वायलेंट? दैट वॉज नॉन वायलेंट। एक्चुअली बात यह है कि आप जो गांधी हैड गिवन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, बट इस बार एक क्वेश्चन आया है कि लव एंड टॉलरेंस वाज इन द स्पिरिट ऑफ इंडिया। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं, पहली 2 क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे, जो 3rd क्लास है आपकी, वो इस साल का मेंस का डिस्कशन जो पेपर का आया है वो होगा, और लास्ट 3 इयर्स के जो प्री के क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करेंगे। नॉट पैटर्न बट आंसर्स, यू विल गेट द की, 15-20 पेज में की है वो, यू विल गेट ऑल दीज क्वेश्चन। तो इसमें ये जो लव एंड टॉलरेंस का क्वेश्चन है, इसके आंसर में आप गांधी इंफेसाइज नहीं कर सकते। इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो स्पिरिट थी उसमें ही टॉलरेंस और लव और नॉन वायलेंस था। देयर वाज नो एक्ट ऑफ वायलेंस। सिर्फ 1857 में कुछ एक्ट हुए वायलेंस के, आप ये देख लो, अगर ध्यान से देखो तो वी नेवर डिड एन एक्ट ऑफ वायलेंस एटलीस्ट ओवर ब्रिटिश। हमने आपस में एक दूसरे को खूब मारा है, बट हमने ब्रिटिश से कभी कोई वायलेंस का एक्ट नहीं किया है। तो अब जो गांधी वाला क्वेश्चन है उसका आंसर है कि आप जो दे रहे हो, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूं। देयर वुड हैव बीन एन आंसर, देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। Nationalist school will say if there would have been no Gandhi, our independence would have delayed for 30 more years. हमें 70s में इंडिपेंडेंस मिलती जो अब मिली। सबाल्टर्न स्कूल, अभी बताऊंगा मैं आपको, सुमित सरकार जिस स्कूल की बुक लिखते हैं, सुमित सरकार का नाम सुना? एक मॉडर्न इंडिया उनकी बुक आती है। सुमित सरकार सेज सबाल्टर्न स्कूल सेज कि देयर इज नो एनी सच थिंग एज लीडर। लीडर कुछ नहीं होता है, देयर इज समथिंग पीपल वांट टू हियर, द पर्सन हु इज टेलिंग देम दैट थिंग बिकम्स द लीडर। आप यहां पर हिस्ट्री की क्लास इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, आप सुनना चाहते हो इसलिए मैं बोल रहा हूं। क्लास खाली होती, कोई ना आता, तो मैं ऐसे नहीं पागलों की तरह बोलना शुरू करता, जाके बैठ जाता वापस पढ़ने। कोई ना कोई नहीं होता, सब कुछ वैसे ही होता, सब कुछ गांधी कुछ भी आ जाता। देयर इज ओनली थिंग दैट इज द सबाल्टर्न, द पीपल, लोग अपने आप। तो सबाल्टर्न स्कूल कहता है इफ देयर वुड हैव बीन नो गांधी देयर वुड हैव बीन नो डिफरेंस। मार्क्सिस्ट स्कूल कहता है कि इफ देयर वुड हैव बीन नो गांधी, Congress would have been a socialist party. Congress would have been a party of non-bourgeois. Congress would have been party of workers. कांग्रेस ने जो इतना सब कुछ बचा के रखा, आपने सुना होगा आजकल डिबेट चल रही है कि कांग्रेस जो है, अभी मैं आपको सीएसपी बताऊंगा, सीएसपी सुना है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, देयर इट्स बर्थ 1934 में वो बॉर्न हुई थी बाय जेपी एंड ऑल। सो हाउ दे सेड कि वी विल फाइट अगेंस्ट bourgeois, बट दे आइडेंटिफाइड bourgeois विद गांधीयनिज्म। उनके लिए कैपिटलिज्म और गांधीनिज्म सेम था। गांधी कहां पर गांधी की डेथ हुई आपको पता है? बिड़ला हाउस। बजाज सेंट बिड़ला, देवर दी राइट हैंड। लॉर्ड लिलिथगो ने कहा था इट टेक्स फॉर्च्यून टू कांग्रेस टू कीप गांधी पुअर। गांधी को गरीब रखने के लिए कांग्रेस को लाखों रुपए साल में खर्च करने पड़ते हैं। गांधी मूव्स ऑन थर्ड क्लास पे टिकट पे चलते थे। कैसे थर्ड क्लास में चलते थे? पूरा थर्ड क्लास कांग्रेस बुक करवाता था, सारे टिकट खरीदते थे, उसमें सारे कार्यकर्ता चलते थे, तब चलते थे। लिलिथगो ने कहा इफ गांधी रियली वांट टू सी हाउ थर्ड क्लास इज, ही शुड चेंज हिज गेटअप, अपना गेटअप चेंज करके एक बार ऐसे थर्ड क्लास में घुस के देखें, तब मुझे पता लगे कि वो थर्ड क्लास में चलना चाहते हैं। सो देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी विच इंटरप्रेट गांधी डिफरेंटली। हमारा आपका काम है किसी एक स्कूल से स्टिक ना। जो हम लोगों की बेसिक बुक मानी जाती है यहां की बिपिन चंद्रा, दैट इज नथिंग बट ए स्कूल, दैट इज नेशनलिस्ट स्कूल, दैट टू स्कूल विच इज अलाइन टुवर्ड्स
कांग्रेस हिस्ट्री। वो खुद को मार्क्सिस्ट बोलते हो, मार्क्सिस्ट है नहीं। मार्क्सिस्ट इस तरह थोड़ी ना एक पार्टी को कहता है। मार्क्सिस्ट विल नेवर से दैट एनीथिंग मूव ड्यू टू पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो मार्क्सिज्म के खिलाफ बात है। जो मटीरियलिज्म मार्क्सिज्म है, इट ऑलवेज सेज दैट थिंग मूव ड्यू टू मटीरियल चेंजेस। डायलेक्टिसिज्म भी बताता हूं मैं। डायलेक्टिसिज्म, देयर इज अ थ्योरी आई विल गिव, इट विल बी कॉल्ड थीसिस। फिर ये मेरा अपोज करेंगे, इट विल बी कॉल्ड एंटीथीसिस, एंड वॉट एवर विल कम विल सिंथेसिस। तो हिस्ट्री जो मूव करती है दैट्स ड्यू टू द मटीरियल कंडीशन। एक टेक्नोलॉजी नहीं आती है, एवरीथिंग चेंजेस। सम अदर टेक्नोलॉजी केम, सम एवरीथिंग अदर थिंग चेंजेस। तो ये हम देखेंगे सिर्फ इंडियन हिस्ट्री में। वी विल नॉट सी हिस्टोरियोग्राफी इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है। अगर आपको कुछ ये ज्यादा लगे या ये लगे कि मैं हिंदी में ज्यादा बोल रहा हूं या इंग्लिश में ज्यादा बोल रहा हूं, तो प्लीज इंटरप्ट मी एंड आस्क। और इतना टेंस होके मत बैठे। जैसे आप बहुत टेंस हैं, आप तो बहुत गुस्से में ही लग रहे हो, है ना। कुछ लोग खुश है पीछे, बाकी थोड़ा जो है अपनी खुशी को बढ़ाएं। थर्ड टॉपिक इज, वी हैव 4 टॉपिक्स। थर्ड टॉपिक इज इंडियन कल्चर, द लेंथीएस्ट ऑफ देम ऑल। सबसे लंबा है ये, इसका कोई अंत ही नहीं है। मैं पढ़ाता हूं तो भी अंत नहीं है, बट मुझे अंत करना पड़ता है लोगों की मांग को देखते हुए। आई हैव टू स्टॉप इट समवेयर। वी हैव 25 चैप्टर्स इन दिस। जिसको आप आर्ट फॉर्म समझते हो, जिसको आप आर्ट फॉर्म समझते हो, आर्ट, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। इन दिस वी विल स्टडी राइट फ्रॉम पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। वी विल सी कि जैसे अगर एक क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ पेंटिंग्स ऑफ मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड डिपिक्टेड द सोशल लाइफ ऑफ दोज टाइम्स, तो उसका आंसर यहां पर है। समझ में। नेक्स्ट टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक एज, महाजनपद एज, लिटरेचर, स्मृति लिटरेचर एंड श्रुति लिटरेचर। स्मृति लिटरेचर कौन सा लिटरेचर होता है? अपौरुषेय, विच मैन डिड नॉट क्रिएटेड आउट ऑफ हिमसेल्फ, ही हर्ड समवेयर, सम गॉडली वॉइस टोल्ड हिम अबाउट समथिंग, जितना याद रहा उसको लिख दिया। व्हाट इज श्रुति लिटरेचर, स्मृति लिटरेचर? व्हाट इज स्मृति लिटरेचर? नहीं, उसका नाम तो बताओ। स्मृति लिटरेचर में आता क्या क्या है? नॉट मनुस्मृति, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ओनली 4। उसके बाद आ जाता है श्रुति लिटरेचर, वो और लंबा जाता है। उसमें आपने सुना होगा वेदांग, उपवेद, भाष्य, काव्य, सूत्र, स्मृति, निबंध, ये सब एक चैप्टर है। ठीक है। उसके बाद मॉडर्न एज, द एज ऑफ कॉमर्स, गुप्ता एज, है ना, अर्ली मेडिवल एज, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्पल्स, कॉइन्स किस तरह थे, क्यों थे, ज्यादा थे, कम थे, ये जितना भी एनालिसिस है, दैट ऑल कम्स टू इंडियन कल्चर। विजयनगर, आजकल इसमें कुछ टॉपिक और ऐड किए गए हैं बिकॉज ऑफ द करंट गवर्नमेंट। अवर करंट गवर्नमेंट इज राइट विंग, इसमें कुछ छुपाने की तो बात है नहीं। सो दे वांट टू आस्क, दे वांट यू टू एम्फेसाइज ऑन सम टॉपिक्स, जैसे द विजयनगर एम्पायर, द मराठाज, द राजपूत, द गुप्ता एज, इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। द वैदिक एज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब दिल्ली सल्तनत, आई विल टीच यू इन टू चैप्टर्स, कुछ 40-50 पेज के नोट्स है दिल्ली सल्तनत, बट दैट्स नॉट सोनली इंपॉर्टेंट। पहले आप देखो, उसके अलावा कुछ नहीं पता है। जैसे एक क्वेश्चन आया था आप में, शायद अगर किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल हो, रिफॉर्म्स ऑफ राणा कुंभा लास्ट ईयर। लड़के बोले सर ये कुंभा क्या कोई खंबा उम्बा है क्या? ही वाज राणा कुंभा, ग्रैंडफादर ऑफ राणा सांगा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ राणा प्रताप। राणा कुंभा विजय स्तंभ बनवाया उन्होंने। सो वी विल रीड अबाउट दैट इन इंडियन कल्चर। द मैनिफेस्टेशन ऑफ कल्चर इज, जो हमारा कल्चर होता है उसके साथ साथ उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, उसको डिपिक्ट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? आर्ट फॉर्म्स। आर्ट फॉर्म्स, जैसे पहले आपका टाइम फ्यूडल था, इन 60-70 वी हैड अ फ्यूडल टाइम्स, तो हमारा जो डिपिक्शन होता था आर्ट फॉर्म, दैट वाज अ मूवी, मूवी इज आल्सो एन आर्ट फॉर्म। तो वो बनती थी, जमींदार है गांव में, वो राम किशन और वो बिरजू, अब मेरा वो गहने दो मां के साहूकार एंड ऑल दैट। नाउ अवर कल्चर चेंज्ड। फिर 80s-90s का कल्चर आया। 80s-90s के कल्चर में कॉलेज गोअर्स, दे यूज्ड टू सी अ गर्ल एंड लाइक, पर लड़की मिलती नहीं थी, तो पूरी मूवी इसी पे बन रही है कि वो हीरो गया, परेशान है, लड़ रहा है, बाप से लड़ रहा है, ये लड़ा। मूवी अंतिम हुई जब वो दोनों मिले, शादी हो गई, दैट्स इट। अब आराम से लव मैरिज होती है, नाउ दैट आल्सो चेंज्ड। अब मूवी शुरू होती है जब शादी हो चुकी। प्यार का पंचनामा देखी किसी? दैट इज द मूवी विच बिगिंस आफ्टर दैट। सो यू क्रिएट योर आर्ट फॉर्म विच इज मैनिफेस्टेशन ऑफ योर कल्चर। जो आपका कल्चर होगा वो आपका आर्ट फॉर्म।
समझ में बात? जैसे टिल 2006 मोबाइल्स, द न्यूअर मोबाइल वॉज स्मॉलर इन साइज, जितना लेटेस्ट मोबाइल होता था वो स्मॉलर इन साइज होता था। 2006 के बाद ऐसा क्या हुआ कि लेटेस्ट मोबाइल इज लार्जर इन साइज। आजकल तो लोग ऐसे लगा के चलते हैं कहानी। सो व्हाट हैपेंड कि आफ्टर 2006 मोबाइल ग्रू स्टार्टेड ग्रोइंग इन साइज। क्या हुआ है? टच स्क्रीन आ गया। नाउ स्क्रीन इज इंपॉर्टेंट। सो योर आर्ट फॉर्म इज मैनिफेस्टेशन ऑफ योर कल्चर एंड टेक्नोलॉजी। जो आपके पास टेक्नोलॉजी कल्चर आई उस हिसाब से आपका आर्ट फॉर्म बन गया। सो व्हेन यू हैव दिस क्लियर, जब इसकी क्लैरिटी होगी तभी आप आगे पढ़ पाओ। इफ समवन आस्क्ड यू कि व्हाई, हाउ, एक्सप्लेन हाउ इन अर्ली मेडिवल टाइम्स टेंपल ग्रू इन इंपॉर्टेंस, इसका क्वेश्चन आपको आर्ट फॉर्म इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर में नहीं, इसका आंसर आपको कल्चर में। आई विल गिव यू थ्योरी ऑफ सेगमेंटरी स्टेट। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि इन साउथ इंडिया टेंपल्स रिमेन्ड इंपॉर्टेंट टिल मेडिवल टाइम्स, लेटर मेडिवल टाइम्स, नॉट इन नॉर्थ इंडिया, क्या जवाब है इसका? साउथ इंडिया में टेंपल इंपॉर्टेंट रहे। मैं ये मान के चल रहा हूं आप लोगों को थोड़ा नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, मेडिवल, अर्ली मेडिवल पता होगा। क्या इसका कारण हो सकता है? ये बीजेपी का मैनिफेस्टो ना पढ़े, ठीक ठीक आंसर है। देखो, इन सदर्न इंडिया देयर वाज अ कांसेप्ट ऑफ सेगमेंटरी स्टेट। स्टेट, सेगमेंटरी स्टेट इज अ स्टेट, लिख लो चाहे तो, लिखते चलो, मैं ऐसे बहुत सारी बातें आपको बताता चलूंगा। क्वेश्चन ज्यादातर उसी में से फंसता है, फॉर्मल पढ़ाई में से तो आता ही नहीं है कुछ। ठीक है, सेगमेंटरी स्टेट, अ स्टेट विदाउट आर्मी, विदाउट आर्मी का ये मतलब नहीं आर्मी नहीं होती है। जो स्टेट अपनी लोगों को कंट्रोल करता है, द कंट्रोल ऑफ स्टेट इज विदाउट आर्मी एंड विदाउट रेवेन्यू बेस्ड ब्यूरोक्रेसी। कोई सैलरी वैलरी, कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं दी जाती है। ये भी एक थ्योरी है, ये कोई ब्रह्म सत्य नहीं है, कई सारे हिस्टोरियंस कहना। सेगमेंटरी स्टेट, सो किंग यूज्ड टू टेक रेवेन्यू विद द हेल्प ऑफ टेंपल्स, टेंपल्स की मदद से लेता था। देयर वाज ट्रिब्यूटरी टैक्सेस। तभी आप देखो मंदिर भी राजाओं के नाम पे है, राज टेंपल, राजेंद्र टेंपल जो बृहदेश्वर मंदिर है। ठीक, नाउ योर आर्किटेक्चर ऑफ दैट टेंपल डिपिक्ट्स दिस कल्चर। ये बीच में टेंपल बनाया। नाउ टेंपल इज द सेंटर ऑफ वेल्थ बिकॉज ऑफ टैक्स टेकिंग। बाद में राजा खत्म हो गए, टेंपल टैक्स लेते रहे। देयरफॉर साउथ इंडियन टेंपल्स आर सो रिच। आज भी देखो उनमें लाखों करोड़ों का सोना, करोड़ों लाख तो क्या ही चीज हो, तो हमारे आपके घर में होगा, पता नहीं कितना पैसा है। ठीक है, लाख करोड़ कुछ ऐसे करके है, बिकॉज दिस इज टेंपल। नाउ टेंपल इज सेंटर ऑफ वेल्थ। नाउ यू नीड अ बिग वॉल, पीपल अटैक दिस। नाउ यू नीड बिग गेट्स। जैसे आपने उसमें देखा है फोर्ट में गेट, बिग गेट्स। क्या नाम हुआ इन गेट्स का? गोपुरम। गोपुरम्स आर लार्ज बिकॉज ऑफ दिस। नाउ यू नीडेड फर्दर एक्सटेंशन ऑफ दैट टेंपल बिकॉज ऑफ वेल्थ, सो यू हैव क्रिएटेड वन मोर वॉल एंड मल्टीपल गोपुरम्स। बाद में आप देखो, जो आपको टेंपल आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगा, मदुरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ओनली गोपुरम रिमेन इंपॉर्टेंट। टेंपल बहुत छोटा हो गया। मीनाक्षी मंदिर देखा है, उसमें सिर्फ गोपुरम दिखता है। टेंपल कभी मीनाक्षी मंदिर में दिखता है, जो बड़ा सा देखा है सफेद सा, दैट इज सिंपली गोपुरम। यहां पर बाजार मार्केट लगने लगी, दिस इज कॉल्ड पराक्रम। सो योर आर्किटेक्चर, जो आप आर्किटेक्चर पढ़ते हो वो पढ़ने में आर्ट, एक तो आर्ट एंड कल्चर का फोबिया है। राजेंद्र नगर में तो है, मुखर्जी नगर ज्यादा मैं गया नहीं, बिकॉज पीपल डू नॉट हैव एनी कमांड ऑन दिस कल्चर। कल्चर का कोई आइडिया नहीं कि वो किस फॉर्म में बना था, किस टाइम पे बना था। ठीक, आपको मैं बता दूं, कल्चर डेली चेंजेस शो करता है। एक एड देखा है किसी ने, यूट्यूब पे आया है, एक मूवी आ रही है बोस, वॉच इट्स एड। आप में किसी को याद है 2003 में एक साथ भगत सिंह पे 5 मूवी आई थी? क्यों आई थी, कोई बताए? ऐसा भारत में क्या हो गया कि भगत सिंह पे 5 मूवी? अटैक तो 26/11 का भी हुआ था इस पे, मुंबई पे, तब नहीं आ गई भगत सिंह पे मूवी। 2005 में भी एक बोस मूवी आई थी, फिर आनी बंद हो गई, फिर अब आ गई। द एजेंडा ऑफ बीजेपी इज टू क्रिएट अल्टरनेट आइकन्स। जैसे ही बीजेपी पावर में आती है, नॉन कांग्रेस लीडर्स की मूवी आनी शुरू हो जाती है। आज आप सबका होमवर्क है, घर जाके यूट्यूब पे देखना एड ऑफ मूवी बोस। उसमें वो शायद वेवेल या कोई कह रहा है नेहरू से कि बोस आएंगे तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो दिखाया गया नेहरू ऐसे कर रहा है। नाउ दिस इज द डिपिक्शन ऑफ योर कल्चर इन योर आर्ट। एवरी डे बेसिस पर होता है, हर दिन होता है, हर रोज। जैसे ही 80s 90s में हमने अपनी इकोनॉमी खोली, लोग बाहर जाने लगे, तुरंत वो एनआरआई मूवी आ गई, वो राज सेनोरिटा और वो कौन कौन सी, और खूब दिन तक चलती रही वो मूवी।
ठीक है। सो योर आर्ट फॉर्म इज डिपिक्शन ऑफ योर कल्चर। जब आपका कल्चर पे कमांड होगा तो आई ओनली हैव टू टेल यू दैट दिस आर्ट फॉर्म वाज क्रिएटेड इन दिस एज, आप समझ जाओगे। नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स थे मेडिवल टाइम में, दे वर मोर पावरफुल स्टेट्स, दे कॉल्ड म्यूजिशियन टू देयर कोर्ट्स, वो कोर्ट्स में गाते थे। अब जो राजा होता है उसको अपना आनंद चाहिए, तो वो कहता है आपने ये बहुत अच्छा गाया, तो आलाप ही लंबा खींच दिया, एक एक घंटे का आलाप, दैट इज ध्रुपद। इन साउथ इंडिया देयर वाज नो किंग, दे यूज्ड टू सिंग इन टेंपल, वो टेंपल में गाते थे। भगवान कभी थोड़ी उठ के बोलेगा कि ये वाला अच्छा लगा मेरे को। सो देयर यू विल सी म्यूजिक इज मैथमेटिकल। आप जब इंडियन म्यूजिक पढ़ेंगे तो आप सच में थक जाएंगे। उसके नोट्स ही 70 पेजेस के हैं कि ताल क्या है, तान क्या है, तराना क्या है, स्वर क्या है, श्रुति क्या है, बीट क्या। 3 ताल सुना है? अरे वो सुनते हो रेडियो ऑल इंडिया रेडियो 9:15 बजे से न्यूज एनालिसिस आता है, उसके जस्ट बाद एक म्यूजिक का प्रोग्राम आता है, तो उसमें वो बताते हैं कि दिस विल बी संग, दिस सॉन्ग विल बी संग ऑन 3 ताल, दिस सॉन्ग विल बी संग ऑन 1 ताल। तो वो ताल कैसे कैसे, धा धिन धिन धा, वो सुना है ना, तिरगिट, तिरगिट भी उसका एक बीट है। सो दैट इज इंडियन कल्चर, सॉरी इंडियन आर्ट फॉर्म्स। ये पूरा आर्ट एंड कल्चर नहीं, कल्चर एंड आर्ट होना चाहिए। वी हैव 12 चैप्टर्स। इसको ना पढ़ाओ तो स्टूडेंट्स को लगता है कि वो जैसे खाने में नमक ना होना, सर वो आर्किटेक्चर नहीं हुआ अभी। सो आर्किटेक्चर, डांस, फिलॉसफी, म्यूजिक, और क्या क्या बचा है, लैंग्वेज, और क्या क्या बचा है इसमें, कल बता देंगे, पेंटिंग्स, ठीक है। ऑल दिस इज इन दिस, जो भी आप सुनते समझते हो, जिसको आप आर्ट एंड कल्चर समझते हो, दिस इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट ब्रॉड। आपको मैं बता दूं, मैं कल्चर इज बिगर देन एनी टॉपिक। उसका कारण यह है, आज गवर्नमेंट किसकी है इंडिया में? बीजेपी की है। सो ओनली दैट इज योर पॉलिटिकल हिस्ट्री। इंडिया में मूवी बन रही है, कल्चर। इंडिया में लोग क्या पढ़ रहे हैं, कल्चर। यूनिवर्सिटीज, कल्चर। हम ट्रेड कितना करते हैं, कल्चर। हमारे कॉइन्स किस तरह के, कल्चर। नोटबंदी, कल्चर। एवरीथिंग इज इन इंडियन कल्चर। कल्चर इज सच ए बिग टॉपिक दैट यू कैन कॉल हिस्ट्री एज पॉलिटिकल आर्ट एंड कल्चर। वो आर्ट एंड कल्चर जो पॉलिटिकल। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां। पार्ट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री। किस चीज का बना है, कब बना है, क्या आर्किटेक्चर है, क्यों बना है, नदी के किनारे बना है, कौन सा मटेरियल यूज हुआ, वो मटेरियल कहां से आया, किसने बनाया, कौन उसका वो, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ कल्चर। सो योर कल्चर इज फार बिगर देन ऑल दीज पॉलिटिकल टॉपिक्स, ठीक है। तो कल्चर पर अपनी कमांड ले। देयर आर 25 चैप्टर्स ऑफ कल्चर। पढ़ते पढ़ते आप भी थक जाओगे, बट वी विल होप कि जल्दी से खत्म। जो लोग लेट आए उनको फिर से बता दूं मैं कि इन नेक्स्ट 2 क्लासेस आई विल मेक अ रोड मैप। आपको सारे टॉपिक्स का आइडिया हो जाएगी क्या हो। सैटरडे नहीं, कौन सा आज, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ऑन फ्राइडे विल डिस्कस क्वेश्चन पेपर्स जो भी हमारा इस ईयर आया है वो, और पास्ट 3 इयर्स के प्रीलिम्स के, ठीक है। आई एम टोल्ड टू डू दिस बाय फ्यू स्टूडेंट्स एंड बाय मैनेजमेंट, जो भी मुझसे उन्होंने कहा, ठीक है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम वर्ड हिस्ट्री। ये वर्ड हिस्ट्री जो है, मंडे को आपकी पहली ओरिजिनल क्लास होगी कि ये क्लास है। अभी तक बस आप रोड मैप देखते रहे। फर्स्ट टॉपिक ऑफ वर्ड हिस्ट्री, आई विल डिस्कस ऑल 21 चैप्टर्स, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो वर्ड हिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑफ टीचर्स। टीचर्स की प्रॉब्लम डिस्कस करने में मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूं, स्टूडेंट्स की कर देता हूं, क्योंकि जो टीचर की प्रॉब्लम होती है वही स्टूडेंट की होती है, कोई प्रॉब्लम डिफरेंट नहीं होती है। बस टीचर अपनी छुपाने का टाइम है, ये लेके आया है, देखता रहता है बीच बीच में, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं पता लगती, आपकी पता लग जाती, क्योंकि आपको एग्जाम देना है ना। आपके जो क्वेश्चन आते हैं उनको टीचर भी एक बार को पढ़े तो ही विल बी टेकन अबैक। इस बार का तो खैर इजी आ गया था, पर 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको टीचर विल बी, पर फिर बाद में एक दिन बाद में रट के आता हूं तो अरे तो बहुत सरल सवाल था, तो ऐसे 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 होना है। सो बी कॉन्फिडेंट, जो सालों से पढ़ रहे हैं उनको भी नहीं आती सब कुछ। फर्स्ट इज बैकग्राउंड। Actually, problem is that your world history starts at 7 years war. The 7 years war. It is just like I start your independence movement right from 1919. 1919 से मैं आपका इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू करूं, आपको कोई हवा ही नहीं लगेगी, सर क्या बोल रहे हो, कौन मॉडरेट। मैं कहूं मॉडरेट चले गए, आप भी सोचोगे हाँ कोई रहे होंगे मॉडरेट, बिकॉज यू हैव नो आइडिया ऑफ दैट। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर।
डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर टू 7 Years वॉर, इसकी पूरी एक क्लास है कि क्या क्या हुआ ये। ठीक है, ये सिर्फ यूरोप का है। हियर आई टेल यू इन ब्रीफ, थोड़ा इंटरेस्ट जगाने के लिए, कि व्हाट वाज द रोमन एम्पायर, हाउ इट डिक्लाइंड, हाउ ईस्टर्न रोमन एम्पायर गॉट डिवाइडेड इटसेल्फ फ्रॉम द वेस्टर्न रोमन एम्पायर, देन वेस्ट यूरोप fell into decadence. बर्लिन, पेरिस, लंदन, देवर स्लम्स। ये बहुत ही मड के लकड़ी के घर बनते थे, कीचड़ में, कच्चे में। आपने देखा होगा ब्रिटेन में हमेशा बारिश होती रहती है। सो देवर मडी टाउन्स एंड यूरोप इज सेड, कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ हिस्टोरियन कहते हैं, यूरोप फेल इनटू विच एजेस? द डार्क एजेस। यूरोप में डार्क एजेस आ गए, यूरोप फेल इनटू डिकाडेंस। इधर से एक पावर जो आप देखते हो अरब से उठी, दैट पावर वाज कॉल्ड, अरे इस्लाम। इट वेंट टू अल-अंदलूसिया। अल-अंदलूसिया किसको बोलते हैं? स्पेन। स्पेन में उमैयद से अपनी पावर करी। स्पेन वर एनक्रोचिंग टुवर्ड्स फ्रांस। फ्रांस में एक नई ट्राइब आई, जर्मेनिक ट्राइब। जर्मेनिक ट्राइब, दैट वाज कॉल्ड फ्रैंक्स। फ्रांस जो आप जानते हो, फ्रांस, इट इज जर्मन। आपको भी जब मैं यूरोप की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, फ्रांस इज जर्मन एंड जर्मनी इज फ्रांस। जर्मनी का पुराना नाम क्या है? ईस्ट फ्रांस। और फ्रांस को किस ट्राइब ने बनाया? फ्रैंक, विच वॉज अ जर्मेनिक ट्राइब। ठीक है, सो जर्मेनिक फ्रैंक्स डिफीटेड दिस स्पेन। जो नीचे स्पेन से उमैयद आ रहे थे इस्लाम, दे डिफीटेड इट एंड क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग ट्राइब। एक दिन उनका राजा था, शायद आपने नाम सुना हो, द शार्लेमान। ही सेव्ड पोप। पोप को लोग ऐसे परेशान करते थे, तो शार्लेमान ने कहा मैं कह दूंगा, नन जर्मेनिक ट्राइब विल टच यू, कोई आपको नहीं परेशान करेगी। तो एक दिन शार्लेमान बैठा हुआ क्राइस्ट के सामने बैठा था, एंड ही रोज अप, तो पोप ने उसके सिर पे ताज रखा एंड कॉल्ड हिम अ होली रोमन एम्पायर। होली रोमन एम्पायर सुना है? दैट इज द बिगिनिंग ऑफ होली रोमन एम्पायर, जो फ्रांस में एक होली रोमन एम्पायर बनी। फिर वो होली रोमन एम्पायर में कई सारी डायनेस्टी थी, शायद सुना हो, कैरोलिंगियन डायनेस्टी सुना है? मैरोविंगियन, कैरोलिंगियन, कैपेशियन, वेलोई, एंड लास्ट डायनेस्टी वाज बर्बन डायनेस्टी। सुनिए बर्बन डायनेस्टी, चलो नहीं सुनी होगी, सुन लोगे, अभी मैं सुना दूंगा। ठीक है, सो दैट वाज वेस्ट यूरोप। रोमन एम्पायर के बाद इट कम्स टू होली रोमन एम्पायर। होली रोमन एम्पायर से फ्रांस ने अपने आप को अलग कर लिया, एंड ओनली जर्मनी बिकेम दी होली रोमन एम्पायर। जो आप आज ऑस्ट्रिया सुनते हो, जर्मनी सुनते हो, इटली सुनते हो, ऑल दैट वाज होली रोमन एम्पायर। ये रशिया का जो इलाका है, दे देमसेल्फ वर ट्राइब्स। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट बनाने के लिए आई विल टेल यू द इवोल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी किंगडम, कि हाउ रशिया केम इनटू बीइंग, हाउ फ्रांस केम इनटू बीइंग, हाउ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही है, सुना है आप लोगों ने कभी? हैप्सबर्ग, सुना है हैप्सबर्ग? वेयर इज हैप्सबर्ग? स्विट्जरलैंड। ये स्विट्जरलैंड के ट्राइब थे, वहां से निकाले गए, भाग के ऑस्ट्रिया वियना आ गए, एंड दे क्रिएटेड द हैप्सबर्ग एम्पायर। जो डबल ईगल जिसका साइन है, देखा है डबल ईगल? जर्मनी का साइन क्या था? जर्मनी की जो डायनेस्टी है, सिंगल ईगल। ठीक, तो ये पूरी होली रोमन एम्पायर आई। होली रोमन एम्पायर केम इनटू द कॉन्टेक्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। आप में से जिसको भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो, बी हैप्पी, बी हैप्पी, क्योंकि यही अनकंफर्टेबलनेस है जो आपकी हट जाएगी, एंड यू विल ग्लाइड इनटू वर्ल्ड हिस्ट्री कि ये ऐसे आया, वो वैसे आया। ठीक, होली रोमन एम्पायर में यहां ऑस्ट्रिया था। इन होली रोमन एम्पायर देयर वर स्मॉल लैंडलॉर्ड्स। एक बहुत छोटी लैंडलॉर्ड फैमिली थी। दे यूज्ड टू लिव इन स्वैम्पी प्लेस। एक स्वैम्पी जगह थी, उसका नाम था ब्रेंडनबर्ग। नाम सुना? ब्रेंडनबर्ग। उस ब्रेंडनबर्ग का लेटर नाम हो गया बर्लिन। ब्रेंडनबर्ग, यहां पे छोटा सा नॉर्थ में ब्रेंडनबर्ग। यहां पर एक डायनेस्टी आई, दैट डायनेस्टी वाज कॉल्ड होहेंजोलर्न्स। ये जमींदार थे, दे डू नॉट यूज किंग, दे वर लॉर्ड्स। वो लॉर्ड यूज करते थे, लॉर्ड भी इलेक्टर। अभी आपको बताऊंगा इलेक्टर क्यों। ठीक, बाद में उन्होंने थोड़ी यहां पे जगह ऐसे जीती आउटसाइड होली रोमन एम्पायर। दे केम टू हैप्सबर्ग किंग कि सर वो हमने थोड़ी सी जगह जीती है, कैन आई नेम माई सेल्फ किंग देयर? क्या मैं वहां अपने आप को किंग बुला लूं? तो उसने कहा ठीक है, इस जगह पे आप अपने आप को किंग बुला लो, कॉल योर सेल्फ किंग, बट नेम योर सेल्फ, अपना टाइटल रखो किंग ऑफ प्रशा नहीं, किंग इन प्रशा। यहां का किंग प्रशा में रह रहा है, यू आर नॉट किंग ऑफ प्रशा, प्रशा तो मेरे अंडर है, आप किंग इन प्रशा अपना नाम रखो। लेटर इसने, खैर इसको तो ऐसा रौंदा, पूरी स्टोरी फिर इसी की है, राइज ऑफ दिस एंड डिक्लाइन ऑफ दिस।
इसको आपने शायद सुना हो टर्म जर्मन डुअलिज्म, सुना है किसी ने? इसको डॉयचर डुअलिस्मस बोलते हैं, डॉयचर डुअलिस्मस। हाउ प्रशा असेंडेड एंड कॉन्कर्ड द होली रोमन एम्पायर एंड इट इज द स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का डिक्लाइन है और प्रशा का राइज है, यही आपकी पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री है। दोनों ने फिर बाद में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी सुना है ना, वो इसी को तो हुआ। देखो आप, अगर आपके पास अभी नेट हो तो आप अभी सर्च कर सकते हो, गूगल इमेज में सर्च करना डॉयचर डुअलिस्मस या जर्मन डुअलिज्म, तो आप देखोगे देयर इज एन स्केच, एक स्केच है, आप अभी कर लो, स्केच है, उस स्केच में एक बड़ा सा एलिफेंट है एंड देयर इज अ स्मॉल लॉयन, और दोनों एक दूसरे को जैसे बिल्ली नहीं एनसर्कल करती है लड़ते समय, दे बोथ आर एनसर्कलिंग ईच अदर। दिस इज प्रशा, लॉयन इज प्रशा एंड एलिफेंट इज ऑस्ट्रिया। दैट इज जर्मन डुअलिस्मस। पूरी आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री इसी डॉयचर डुअलिस्मस को डाल लें आप लोग, जर्मन डुअलिज्म, एक स्केच आएगा, वो स्केच एक एलिफेंट का और एक लॉयन का है, जिसको देखना हो देख लो, बी इनफॉर्मल, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दैट स्टोरी कि किस तरह वो आएगा, किस तरह इसका डिक्लाइन होगा और इसका राइज होगा। दिखाए स्केच किसी को? तो वो जो हाथी है, एलिफेंट, दिखा दो अपने पीछे वालों को, जो एलिफेंट है दैट इज बिल्कुल फिल्म की तरह स्टोरी है ये, वर्ल्ड हिस्ट्री इज, हाँ यही है बिल्कुल, एक ही उसमें स्केच ही है। दैट एलिफेंट इज ऑस्ट्रिया। देखो एलिफेंट गुस्से में परेशान है कि वाई एलिफेंट इज वेरी लेथार्जिक, बिग इन साइज बट नॉट विलिंग टू फाइट। देखो एलिफेंट गुस्सा है एंड दैट लॉयन, टेल अप, देखो लॉयन की शायद टेल भी ऊपर है, टेल वैगिंग एंड लॉयन इज रेडी टू अटैक। दैट इज जर्मन डुअलिज्म। बाद में इस जर्मन डुअलिज्म को सॉल्व करेगा द जीनियस ऑफ हिज टाइम। आज तक मैंने दो लोगों को कभी फेल होते नहीं देखा है। आपने क्रिकेट में एक बैट्समैन सुना होगा सर डॉन ब्रेडमैन, और पॉलिटिक्स में ऑटो वॉन बिस्मार्क। उनका जो एवरेज है वो बेस्ट से अच्छा है। ऑटो वॉन बिस्मार्क इनफेलेबल, कभी आज तक फेल ही नहीं हुआ। ही केम टू दिस प्रशा और उसने पूरा प्रशा यूनिफाई कर दिया। दैट वाज कॉल्ड जर्मनी टुडे, 1871। तो वो स्टोरी देखेंगे। फिर उसके बाद वो पावरफुल होता गया। बिस्मार्क सेड यू आर टू पावरफुल, नेवर एवर शो योर पावर। अपनी पावर कभी शो मत करो। प्रॉब्लम हुई बिस्मार्क के बाद, एक नया लड़का है, ही वाज क्रिपल्ड, द क्रिपल्ड ग्रैंडसन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्या नाम था उसका? काइजर विलियम द टू। क्रिपल्ड था वो, उसका ये जो हाथ है आप देखोगे हमेशा कभी वीडियो में जेब में रहता था। ही वाज क्रिपल्ड। एक्चुअली एक मेडिकल प्रॉब्लम होती है जिसमें बच्चा, आप देखोगे जब भी बच्चा मां के पेट से निकलता है तो सिर पहले आता है। कुछ बच्चे होते हैं जो उल्टे पैदा होते हैं, जिनमें पैर पहले आता है। सो ही वॉज क्रिपल्ड ड्यू टू दिस। निकालते समय ही उसका हाथ कुछ गलत हो गया था। तो उसको हमेशा यह बात रहती थी कि लोग मुझे पावरफुल नहीं समझते, मैं हमेशा निग्लेक्टेड। ठीक, उसने अपनी इस निग्लेक्ट को करने के लिए, एंड ही वॉज टू पावरफुल, जर्मनी वॉज टू पावरफुल, और वहां पर एक रेकलेस आदमी आ गया। रेकलेस मीन्स हु वांट टू असर्ट हिज पावर, 1888 में। एंड दैट रेकलेसनेस लेटर कॉज दी, क्या हुआ उससे? वर्ल्ड वॉर 1। इस रेकलेसनेस से वो जो लॉयन है वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गया। लॉयन एलिफेंट के साइज का, अब आप सोचो इतना बड़ा लॉयन, एंड ही वाज रेकलेस, सब पे गुर्राता था, सब पे, तो सारे मिलके इन दोनों को पीटा पहले। एंड एवरीवन होप्ड कि नाउ जर्मनी विल नॉट कम बैक। ठीक, अभी आपको मैं बताऊंगा ट्रीटी ऑफ वर्साई के बारे में। देयर आर डिफरेंट थॉट्स। वन थॉट इज ट्रीटी ऑफ वर्साई वाज नाइदर इन नॉर्थ पोल नॉर इन साउथ पोल। आपने उसको बीच में छोड़ दिया, ना तो जर्मनी को पूरी तरह कुचल के उसके टुकड़े किए, ना उसको माफ किया। आपने उसको इतना एक शेर को घाव दे दिया कि ही बिकेम मोर फेरोशियस एंड ही रिटर्न बैक फेरोशियसली 20 years later एंड रिजल्टेड इनटू वर्ल्ड वॉर 2। समझ में आई बात? वर्ल्ड वॉर 2, और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। लेटर सारी दुनिया ने माना कि देयर इज ओनली वन हीरो, जिसको हम लोग हीरो कह रहे थे वो विलन निकला, दैट इज प्रशा। प्रशा, आपने शायद कभी सुना हो कि ये जो प्रशा है ऐसे करके, व्हाट हैपेंड टू इट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, सुना है आपने क्या हुआ? इसकी 500,000 विमेन का रेप हुआ। नो वन सॉ अ सिंगल वर्ड, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। आधी 5 लाख औरतों का रेप। सेकेंड थिंग, इट वॉज एबॉलिश्ड। थर्ड थिंग, इट वॉज शिफ्टेड राइटवर्ड। पूरे जो पोलिश पॉपुलेशन है, आप पोलैंड का मैप कभी देखना, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, पोलैंड इधर खिसका हुआ है पूरा। ऑल ऑफ द पोलिश पीपल आर आस्क्ड टू रेप देयर विमेन एंड एनक्रोच देयर लैंड। सब गए, लोगों के घर में आग लगा दी और सारा लैंड ले लिया। इस बारे में हिस्ट्री में कभी बात नहीं होती, शायद 100-200 साल बाद, बिकॉज दिस इज द पनिशमेंट गिवन टू प्रशा। और प्रशा को एबॉलिश किया गया, इसके 4 टुकड़े किए गए। आज आप देखोगे प्रशा सिर्फ जर्मनी, रशिया में है। एक छोटा सा एस्टोनिया देखा है, लिथुआनिया,
वहां पे एक छोटा सा प्रोविंस है दैट्स कॉल्ड ओब्लास्ट, एक शहर है छोटा सा ओब्लास्ट, दैट इज प्रशिया। तो ये पूरी स्टोरी हम देखेंगे, ट्रैक करेंगे। एंड द लीडरशिप ऑफ वर्ल्ड पासेस फ्रॉम जर्मनी टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और फिर यहां पर ये रशिया था। एंड दिस रशिया और यूएस दे ट्राई टू असर्टेड देयर हेजेमनी। जब एक बड़ा सिस्टम गिरता है तो उसमें लूटने वाले लोग आ जाते हैं, देखा है ना। तो जब लूटने वाले लोग आ गए सो दैट टर्न इनटू कोल्ड वॉर, और लास्ट में वो कोल्ड वॉर हुआ। इट डिक्लाइंड ड्यू टू इट्स डिफेक्ट्स। ये ना उतना हीरो बन पाए ना विलेन बन पाए। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री के टाइम फ्रेम में देखोगे तो 50 ईयर इज नथिंग, सो दैट रशिया डिक्लाइंड यूएसएसआर। बाद में अब इसी यूएसएसआर को फिर से असर्ट होगा। आपका जो रियल कोर्स है उसका नाम होना चाहिए था, वैसे तो मैं अभी ऑफिशियली आपको नहीं पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशन। मैं आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म करूंगा ऑन, याद है आप लोगों को डेट? आपने कहां सुना था इसे? आई वॉज इन स्कूल एंड आई एम टोल्ड अबाउट दिस इंसिडेंस एज अ खुशखबरी, एक हैप्पी न्यूज के तौर पे बताया गया था। 9/11 9/11 इज द डे वेयर योर वर्ल्ड हिस्ट्री एंड्स। आई विल एंड योर वर्ल्ड हिस्ट्री, और उसके बाद हम शुरू करें। आप लोग खुद शुरू कर सकते हो आईआर। जो आपका आईआर होता है दैट स्टार्ट्स, ये ऑफिशियल है, वर्ल्ड में एक्सेप्टेड फैक्ट है। पहले आपका आईआर शुरू होता था 1991, द डिक्लाइन ऑफ यूएसएसआर। अब उसको बढ़ा के 9/11 कर दिया गया, ठीक है। तो 9/11 तक आपकी स्टोरी चलेगी। मैं आपको फर्स्ट क्लास जो होगी बैकग्राउंड, आई विल टेल यू फ्रॉम 4th century AD टू 1757, सॉरी 56। 7 years का कौन सा वॉर इंडिया में लड़ा गया था सबसे फेमस? जब भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक पढ़ोगे तो इन 7 year वॉर देयर विल बी अ इंडियन वॉर फॉट इन इंडिया। वांडी वॉश, वो उतना फेमस कहां है? वांडी वॉश का नाम सुनने में गूगल करना पड़े यार, मेरे को तो अभी याद आया पानी पीते भी, मेरे तो दिमाग में भी नहीं था। विच इज द मोस्ट फेमस वॉर ऑफ इंडिया फॉट एज द पार्ट ऑफ 7 years वॉर? बताने वाले को 5 रुपए नाम। अब बताओ 5 में आपने 2.5 रुपए ले लिए, 2.5 आपके गले चलेगा। बैटल ऑफ प्लासी। इन ऑल द बुक्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बैटल ऑफ प्लासी इज कॉल्ड एज द बैटल ऑफ अ बैटल ऑफ 7 years वॉर। वो 7 years वॉर का हिस्सा था। इवन आप बैटल ऑफ प्लासी का विकिपीडिया पेज खोलेंगे तो साइड में लिखा हुआ है अ बैटल ऑफ 7 years वॉर। 7 years वॉर कैन बी कॉल्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इट वॉज ट्रूली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, fought in all the continents of this world except अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में ज्यादा वॉर नहीं लड़े जाते हैं, ठीक। तो ये तो हुई यूरोप की स्टोरी जो आपको क्लियर होगी। सारे स्टेट, फ्रांस कैसे आया, ब्रिटेन कैसे आया, वाई ब्रिटेन इज कॉल्ड ब्रिटेन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड, सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए। दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट, बट ये बैकग्राउंड है जिसको आपको क्लियर करना ही चाहिए। देन ओनली यू विल कम टू अंडरस्टैंडिंग कि वाई रशिया इज सो। जैसे रशिया का एक राजा था व्लादिमीर, ये बात है 1086 की। ही सेंट एमिसरी टू 4 places, यरूशलेम, दमास्कस, वेटिकन सिटी और इधर चाइना की साइड, कि मुझे एक रिलीजन अडॉप्ट करना है, बताओ मैं कौन सा रिलीजन अडॉप्ट करूं। सब ने उसको रिलीजन बताई, अडॉप्ट कर दो। ही वॉज अबाउट टू अडॉप्ट इस्लाम, बट उसको किसी ने ये बता दिया कि भैया इस्लाम कहां, पोप दूसरा ही था वो जो क्रिश्चियन था, उसने कहा इस्लाम मत अपनाना, दारू नहीं पी पाओगे, वाइन इज बैंड। तो वो बिल्कुल मन बना चुका था इस्लाम का, उसको पॉलिटिकली भी फायदा हो रहा था, इधर टर्क मंगोल ये सब। ही सेड ठीक है, आई विल नॉट एक्सेप्ट इस्लाम, आई विल एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी, एंड रशिया बिकेम क्रिश्चियन। इतने विस्कर से रशिया बचा, इस्लाम के हाथ से क्रिश्चियनिटी के हाथ में स्लिप हो गया। बाद में दिस रशिया बिकेम द बिगेस्ट चैंपियन ऑफ क्रिश्चियनिटी। जैसे आपको बताऊंगा 1815 कांग्रेस ऑफ वियना, रशिया क्रिएटेड एन अलायंस कॉल्ड द होली अलायंस। सुना है? क्वाड्रुपल अलायंस एंड द होली अलायंस। नहीं सुना तभी तो बैठे हो, डोंट वरी, सुन लोगे, ठीक है। ये आप जान लो, वर्ल्ड हिस्ट्री आप एकेडमिकली अगर पकड़ने की कोशिश करोगे कि आई विल गेट होल्ड ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एकेडमिकली, आई विल रीड एवरी पॉइंट एंड एवरी टॉपिक, कभी नहीं कर सकते, आई गारंटी, कोई नहीं कर सकता है। वर्ल्ड हिस्ट्री सच एन इनॉर्मस टॉपिक। सिर्फ यूरोप में आप देख लो 50 कंट्री है। हाउ कैन यू गेट होल्ड ऑफ ऑल दोज इवेंट्स की नेपोलियन कैसे आया? तो आपको एक स्टोरी बताऊंगा मैं, उस स्टोरी में आपका इतना मन लगेगा कि यू योर सेल्फ विल कम टू ऑल द कंक्लूजन। आप सभी कुछ आपको याद रह जाएगा, आप खुद ही उसके बारे में इतना पढ़ लोगे। जैसे हम अभी जाके देखते हैं क्या
मूवी, तब आप जाके देख, शायद आई होप कि डॉक्यूमेंट्री और विकिपीडिया खोल के देखो, देन ओनली यू कैन होल्ड द वर्ड हिस्ट्री। आप वर्ड हिस्ट्री को सोचो कि मैं फॉर्मल पाटा वाटा सजा के नहा धो के रोज 2 घंटे बैठ के पढ़ूंगा, आप नहीं पढ़ते। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट एंड दैट्स सच अ स्टोरी कि आप उसके बिना सोचे बिना रह ही नहीं सकते। आई गारंटी यू कि बिल्कुल आपको डर लगने लगेगा कि आप सिर्फ ऐसा ना हो वर्ड हिस्ट्री पढ़ते रह जाओ। सही बता रहा हूं, वर्ड हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं बीमारी है, अगर एक बार लग गई तो आप वही पढ़ते रह जाओगे, आप और कुछ पढ़ोगे ही, ठीक है। बट हैव द पेशेंस ऑफ 2 to 3 क्लासेस। समझ गया पहली बात, दैट इज यूरोप। सेकंड आई टेल यू अबाउट अफ्रीका, कि व्हाट इज स्मॉल एवोल्यूशन ऑफ अफ्रीका, किस तरह अफ्रीका आया, हाउ अफ्रीका वाज द पार्ट ऑफ अटलांटिक ट्रेड। जैसे आपने देखा होगा ये अफ्रीका है, दिस इज अमेरिका, दिस इज यूरोप, दिस इज इंडिया। यहां से स्लेव जाते थे इन प्लांटेशंस, प्लांटेशन में काम करने ना, कॉटन, रबर, दे सेंड रॉ मटेरियल टू यूरोप, यहां पे रॉ मटेरियल भेजते थे। यूरोप सेंड्स फिनिश्ड गुड्स। जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन का आप लेटर पढ़ो, जॉर्ज वॉशिंगटन ने लेटर लिखा लंदन में और कहा कि मैंने तुमसे कोट मंगवाया था, आई आस्क्ड टू सेंड मी अ कोट, तुमने मुझे अमेरिका का समझ रखा है क्या जो मुझे ये वाला कोट भेज दिया, मैं भी ब्रिटिश हूं। जैसे हम लोग कहते हैं ना दिल्ली में कि गांव का समझ रखा है क्या, या यूपी बिहार का समझ रखा है क्या, ठीक है। सो दैट इज द हेजेमनी ऑफ ब्रिटिश ओवर अमेरिकाज, दे सेंड फिनिश्ड गुड्स। यूरोप को बदले में क्या मिलता था इस पूरे ट्रेड से, नेट फायदा उनका क्या होता था, स्पेसीज बोलते हैं उसे, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। ये गोल्ड एंड सिल्वर अल्टीमेटली किसके पास जाता था, अल्टीमेटली टू इंडिया, एंड फ्रॉम इंडिया दे टेक स्पाइसेस। दिस इज अफ्रीका। फिर इसके बारे में बताएंगे कैसे इसके स्लेव, ये हमारे वापस हिस्ट्री में आएगा इन 1885 व्हेन वी विल सी द रेस ऑफ अफ्रीका। पेपर पार्टीशन सुना है, बर्लिन कांग्रेस में पेपर पार्टीशन हुआ था, बिस्मार्क और सब बैठे और सबने अफ्रीका को पार्टीशन किया। 2 बार यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, लिख लो ये क्वेश्चन। देखो मैं क्वेश्चन ऐसे आपको क्वेश्चन और स्टेटमेंट बताता रहूंगा, चाहे तो अपने फॉर्मल जगह लिख लो या साइड में एक पेज है उस पे जाके बार बार लिखते रहना, जैसी आपकी इच्छा हो। डिस्पाइट इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, अफ्रीका इज स्टिल द मोस्ट बैकवर्ड कॉन्टिनेंट। एग्जामिन, नाइजीरिया, लीबिया, ऑल ऑफ देम आर फ्लोटिंग ऑन ऑयल एंड गैस। एक डॉक्यूमेंट्री अगर आप लोगों को देखने की इच्छा हो, भैया देखो डॉक्यूमेंट्री जो मैं बताऊं उसको अपनी मूवी के टाइम पे देखना, पढ़ने के टाइम पे मत देखना। जो ये मूवियां इधर उधर आजकल वो आती है ना, पद्मावती जैसे आने वाली है, इन सब मूवियों की जगह इन डॉक्यूमेंट्री को देख लें। डॉक्यूमेंट्री चाहो तो आप देख लो, द सीक्रेट ऑफ 7 सिस्टर्स, 4 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, इसकी है अल जजीरा चैनल का नाम, उसी की है, द सीक्रेट ऑफ 7 सिस्टर्स। इट्स द पॉलिटिक्स ऑफ ऑयल, ऑयल पॉलिटिक्स पे है। अगर ऑयल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो तो इसके पहले एक और देख लेना, द प्राइज ऑफ ऑयल, PRIZE, द प्राइज ऑफ ऑयल, ठीक है। इट्स अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ ऑयल। फर्स्ट डे जो ऑयल यूनाइटेड स्टेट्स में निकला था, जो रॉकफेलर्स ने बाद में बहुत सारा निकाला है ना, रॉकफेलर का नाम सुना होगा, रॉकफेलर्स ने जो ऑयल निकाला, तो ये भी 8 पार्ट की है। इट विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, उसके बाद ये देखिए। तो आप जब देखोगे तो अफ्रीका में बहुत सारे कंट्रीज में, नाइजीरिया, लीबिया, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ फार्मिंग? फार्मिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, जमीन में से तेल निकलता है। यू विल सी द वीडियो ऑफ अ फार्मर लैंडिंग हिज फुट ऑन हिज फार्म, और जैसे ही वो फुट उठाएगा तो आप देखोगे बिल्कुल जैसे मोबिल ऑयल उसके पैरों के आसपास लगा, उसके पैर भी फटे हुए हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। करकूक सिटी का नाम सुना है? करकूक एक इराक में करकूक सिटी है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज ऑयल सीपिंग आउट ऑफ फ्लोर्स, फ्लोर में से ऑयल निकलता है। लोग जहां गड्ढा, जैसे पानी के लिए गड्ढा खोदा ऑयल, गड्ढा खोदा ऑयल, जहां गड्ढा खोदा ऑयल। यू नो व्हाट आर द रेट ऑफ ऑयल देयर? वहां पे ऑयल का रेट क्या है? जैसे दुनिया में $120 पर बैरल है, वहां पे ऑयल का रेट क्या है? $240 पर बैरल। ऑयल का रेट करकूक में इंडिया से ज्यादा है, दिल्ली से ज्यादा ऑयल का रेट है। ये डॉक्यूमेंट्री देखोगे इसमें क्लियर हो जाएगा। दस द क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर, इस साल का जो क्वेश्चन पढ़ा किसने क्वेश्चन या नहीं? पेपर 2 या 3 में है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं दुनिया में, इस बार इकोनॉमिक सर्वे में आपने पढ़ा टॉपिक या नहीं पढ़ा? इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़ा करो।
द कर्स ऑफ प्लेंटी। इंडिया में सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्स किसमें है, किस स्टेट में? वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड। करकुक इराक का सिटी, जिस ऑयल पे फ्लोटिंग ऑन ऑयल, आग लगा दो तो पूरा शहर ही फट जाए, स्टिल इट इज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड, जहां ऑयल के रेट सबसे ज्यादा है। कॉन्शियसली एक डिक चेनी का स्टेटमेंट है, बताता हूं। देखो मैं जो पढ़ाऊंगा वो थोड़ा फैला हुआ है, फैला हुआ का मतलब मेन टॉपिक से हट जाएंगे, बट वो आपके फायदे के लिए है, इसलिए डोंट वरी। डिक चेनी का एक स्टेटमेंट लिखो। ये यूनाइटेड स्टेट्स के वो थे वाइस प्रेसिडेंट, डिक चेनी। क्या? अरे यार स्पेलिंग में वो क्या पता है, डिक CHENEY, डिक चेनी। टॉम डिक हैरी वाले हैं ये, ठीक है। डिक चेनी, ही सेड द गॉड नेवर गिव्स ऑयल टू अ डेमोक्रेसी। भगवान कभी भी एक डेमोक्रेसी को ऑयल नहीं देता है, किसी डेमोक्रेटिक कंट्री को ऑयल नहीं देता है। ये भगवान की क्या कंस्पिरेसी, भगवान की, जीसस की, अल्लाह की, जिसकी भी मान लो, क्यों है ऐसा? इसका आंसर दे भाई, भगवान ऐसा क्यों गलत करता है? क्या बात है भाई, 5 रुपए इस आंसर पे थे। आप अभी क्लास के बाद मुझसे 5 का सिक्का जरूर ले लीजिएगा। व्हाट एन आंसर, एकदम एग्जैक्ट। जहां ऑयल निकलता है वहां डेमोक्रेसी रहने नहीं दी जाती है, वरना आप ऑयल थोड़ी सस्ते में बाहर ले जाओगे। आज दिल्ली में ऑयल निकल आए मेरे प्लॉट में, किसी की हिम्मत है मेरे प्लॉट से ऑयल खींच ले, इतने में बेचूंगा कि करोड़पति मैं बन जाऊंगा। इसलिए आप देखो कि द स्टेटमेंट इज जस्ट रिवर्स, आंसर इसका जस्ट रिवर्स। कभी यूपीएससी स्टेटमेंट दे तो आप कहना झूठ, आंसर इज जस्ट रिवर्स। अ नेचुरली रिच कंट्री इज नेवर अलाउड टू हैव अ डेमोक्रेसी। कभी भी एक नेचुरली रिच कंट्री में डेमोक्रेसी आएगी नहीं, आ जाएगी तो उसके नेचुरल रिसोर्स आप कैसे लोगे? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का आंसर है, आपको पता है अफ्रीका में ईयरली कितनी एड आती है, हाउ मच एड? अरे आपको समझ में आ रहा है बड़ा स्पीकिंग? हेलो, समझ में आ रहा है ना? जब भी आपको लगे मेरी हिंदी ज्यादा बढ़ रही है, आप तुरंत बोल देना, ठीक है? अब भाई मदर टंग तो मदर टंग ही होती है, ठीक है? हाँ, हाउ मच एड ईयरली कम्स इनटू अफ्रीका? $1 ट्रिलियन। एक चीज मैं आपको बता दूं, एक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का, है कि देयर इज द मोस्ट डिसएडवांटेजियस पोजीशन इज व्हेन यू सेल योर नेचुरल रिसोर्स एज इट इज विदाउट एडिंग एनी वैल्यू। वर्स्ट इज टू सेल क्रूड ऑयल। उससे बेहतर है कि आप पेट्रोलियम उसको रिफाइन करके बेचो, उससे भी बेहतर है कि आप उसको एज वो जो मोबिल ऑयल और उसके हायर फॉर्म में बेचो, पेट्रोलियम, वो जो एयरप्लेन ग्रेड पेट्रोलियम। उससे भी बेहतर है कि डू नॉट सेल इट एट ऑल, यूज इट फॉर योर ओन सेल्फ, या सेल इट एज द पार्ट ऑफ, जब आप कार बेचो तो उसमें 8 लीटर पेट्रोल डाल के बेच दो, जैसे बैटरी चार्ज होकर मिलती है, ठीक है? अफ्रीका अपने नेचुरल रिसोर्स एज इट इज जो बाहर अफ्रीका से बेचता है, दैट इज $15 to 20 ट्रिलियन। दैट इज द बिगेस्ट पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड। आप $1 ट्रिलियन एड भेजते हो उन देशों में, अपनी CSR के नाम पे अपनी कंपनियां भेजते हो, और वो कंपनियां जो है उसके तन से मांस नोच नोच के भागती हैं। बिल्कुल यही है उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। सो दिस इज ऑल्सो एन आंसर यू कैन ऐड इनटू दैट क्वेश्चन ऑफ अफ्रीका टुडे से। बाकी तो मैं आपको हिस्ट्री से बताऊंगा कि हाउ अफ्रीका वाज पार्टीशन्ड ऑन पेपर। अ सिंगल ट्राइब इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट कंट्रीज एंड 2 राइवल ट्राइब्स आर इन अ सिंगल कंट्री। ये दोनों साथ बैठना नहीं चाहते हैं, जो साथ बैठना चाहते हैं उनको आपने आर्टिफिशियली डिवाइड कर दिया। समझ में आई बात? सो ऑल दीज आर अ क्वेश्चन ऑफ योर आंसर, ठीक है? वर्ल्ड हिस्ट्री गिव्स द आंसर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस दैट आर एग्जिस्टेंट टुडे। आज जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सबका आंसर वर्ल्ड हिस्ट्री देती है, गिवन यू रीड इट बाय इंटरेस्ट, और वो मेरी जिम्मेदारी है। एक प्लेयर खराब खेलता है तो प्लेयर हटाते हैं, जब सारी टीम खराब खेलती है तो कोच हटाते हैं। अगर आप में सबको इंटरेस्ट नहीं आया तो गलती मेरी है, और मैं अपनी गलती तो स्वीकारूंगा नहीं, इसलिए वो जो है आपको पक्का इंटरेस्ट आएगा, ठीक है? नेक्स्ट इज अफ्रीका भी हो गया। साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की स्टोरी शुरू होती है द डे स्पेन सेंड इट्स कॉन्क्वेस्टाडोर्स। कॉन्क्वेस्टाडोर सुने हैं? जो स्पेनिश कॉन्क्वेस्टाडोर गए, दे टुक ह्यूज गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ अमेरिका, एंड दैट वाज द प्राइम रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ स्पेन। आपको पता है स्पेन में इतना गोल्ड एंड सिल्वर आया कि स्पेन डिक्लाइंड। इसीलिए जब लोग कहते हैं कि मोदी शुड सेंड 15 लाख रुपए ईच टू द अकाउंट, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड, आपको पता है अगर सबके अकाउंट में 15 लाख आ गए तो क्या हो जाएगा? इतना इन्फ्लेशन हो जाएगा कि योर गुड्स विल बिकम अनकॉम्पिटिटिव, एंड दैट इज द डेवास्टेशन फॉर इंडियन इकोनॉमी, ठीक है?
तो साउथ अमेरिका वापस स्टोरी में आएगा इन 19th सेंचुरी, द डीकोलोनाइजेशन ऑफ साउथ अमेरिका। सुना है इनका नाम, साइमन बोलिवार। मार्ग भी है एक, साइमन बोलिवार मार्ग, इंडिया या दिल्ली में। तो साइमन बोलिवार एंड ऑल दीस क्रियोल्स, क्रीटोल्स, जितने भी, वो सब उसकी पॉलिटिक्स है। ठीक, देखो, वेन एवर ए कॉन्करर कम्स इन यूरोप, he beats up few countries so much that they are bound to leave their colonies. नेपोलियन ने इतना पीटा स्पेन पुर्तगाल को कि उन्होंने अपनी नॉर्थ साउथ अमेरिका की कॉलोनी छोड़ दी। हिटलर ने इतना पीटा फ्रांस और ब्रिटेन को कि उन्होंने अपनी एशियन और अफ्रीकन कॉलोनी छोड़ दी। सो वेन एवर अ कॉन्करर कम्स इनटू यूरोप, इट इज द वेव ऑफ डीकोलोनाइजेशन इन दिस एंटायर वर्ल्ड। सो नेपोलियन के बाद एक वेव ऑफ डीकोलोनाइजेशन है, दैट इज डीकोलोनाइजेशन ऑफ साउथ अमेरिका। हिटलर के बाद डीकोलोनाइजेशन की वेव आई, दैट इज डीकोलोनाइजेशन ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, एशिया में पढ़ेंगे इंडियन ओशन ट्रेड। इंडियन ओशन ट्रेड अभी बैकग्राउंड ही चल रहा है, अभी आपकी ऑफिशियल हिस्ट्री नहीं शुरू होगी। इन इंडियन ओशन ट्रेड दैट वाज डोमिनेटेड बाय, सबसे पहले इस पे कौन डोमिनेट करता था? अरब्स। इन अरब्स को किसने रिप्लेस किया? पोर्चुगीज को किसने रिप्लेस किया? डच को किसने रिप्लेस किया? ब्रिटिश। दिस इज द सीक्वेंस। ठीक, सबसे पहले अभी आपको लिखवाओगे तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। फॉर द फर्स्ट, सबसे पहले यूरोपियंस इंडिया से क्या ले जाते थे? फॉर व्हाट दे कम टू इंडिया? स्पाइसेस। क्वेश्चन ये है, प्री में भगवान करे आए भी, कि स्पाइसेस का यूज क्या था यूरोप में? प्रिजर्वेशन। वो दाल में डाल के नहीं खाते थे कि तड़के वाली दाल खाते हो, दे यूज टू प्रिजर्व देयर मीट। ये चला 1650s टू 70s तक। देयर मेजॉरिटी ऑफ गुड वॉज स्पाइसेस। आफ्टर दैट बिकम्स इंडिगो, तो हमेशा थोड़ा ही रहा, दैट वॉज नेवर। इंडिगो के लिए इंडिया में एक एग्रीकल्चरल सिस्टम था, दैट वॉज कॉल्ड तिनकटिया सिस्टम। 3/20 लैंड पे उगाना होता था, वो आगे बताऊंगा व्हाट इज तिनकटिया सिस्टम। ये भी कल्चर का क्वेश्चन है। हाँ, क्या ले जाते थे? कॉटन इज नॉट द आंसर, है आसपास ही आप हो, कॉटन गलत हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर मैं कहूं कि मैंने प्लास्टिक खरीदा और फोन में पूरा प्लास्टिक है, तो भी आपका आंसर तो गलत है। यू शुड से फोन। आप कॉटन कह रहे हो, चीज कॉटन की बनी है, पर वो कॉटन नहीं है। टेक्सटाइल, फिनिश्ड गुड, ये याद रखना। 1770s के बाद टेक्सटाइल। This trade, textile and spices, that was beneficial for India or did it hurt India? भाई यूरोपियंस जो टेक्सटाइल और स्पाइसेस आपके यहां से खरीद के ले जा रहे हैं, ये अच्छा है या बुरा? यार ये सही कहा आपने, बुरा है। हमारे यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है तो इसमें क्या बुरा? ये मैंने बताया, सारा गोल्ड एंड सिल्वर कहां जा रहा है? इंडिया। 2 बार देखो, इस दुनिया में आज तक 3 बार ग्लोबलाइजेशन हुआ है। फॉर द फर्स्ट टाइम बिटवीन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेंचुरी, जो सिल्क रोड ट्रेड देखा है आपने, उससे द बैलेंस ऑफ ट्रेड फेल टुवर्ड्स इंडिया एंड चाइना। तो आपने सुना होगा, प्लिनी ने कहा कि सारा दुनिया का जो गोल्ड है वो जाके इंडिया के कीचड़ में समा जाता है, इस ट्रेड को बंद करो। ऑगस्टस ने, हेद्रियन ने ट्रेड बंद करवाया कि भाई ट्रेड बंद करो। 16-17 सेंचुरी में फिर एक बार ग्लोबलाइजेशन हुआ वाया ओशन। ऑल द गोल्ड एंटर्ड इनटू द मड ऑफ इंडिया एंड चाइना अगेन। तीसरी बार ग्लोबलाइजेशन होना, फिर यही हो रहा है। इस दुनिया में 3 बार ग्लोबलाइजेशन हुआ, तीनों बार दैट बैलेंस ऑफ ट्रेड फेल इनटू द फेवर ऑफ इंडिया चाइना। ये मेरा लाइन नहीं, ब्रह्मचर्य का लाइन है, एक स्टेटमेंट लिखना है। द वर्ल्ड entered into true phase of globalization thrice. The world entered into the true phase of globalization thrice, comma, all the 3 times. The balance of trade tilted to the favor of India and China. Comma, full stop. In last 2 times, the condition was changed.
द कंडीशंस वर चेंज्ड बाय, अरे इसको क्या बोलेंगे, बेईमानी से या गलत तरीके से, बाय नहीं, इररिस्पॉन्सिबल, डिसऑनेस्टी या इलीगली, जो भी लिखना चाहो, इमोरली, डिसऑनेस्टी। तीसरी बार अब हमें देखना है, जो आपका ये चल रहा है ना ग्लोबल वार्मिंग, दिस इज ऑल्सो ए टूल कि भाई सबको रोको रोको अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेरी बैड यार, ये तो बड़ा धुआं होता है इससे और सब वो हो जाता है ना। जो ये पॉलिटिक्स चल रही है कि आपका लेबर जो है उसकी कंडीशन ठीक होनी चाहिए, रिस्पेक्ट लेबर लॉज, बांग्लादेश का लेबर लॉ सही नहीं, ऑल दीज आर टूल्स टू रेस्टोर दिस बैलेंस अगेन। सारी पॉलिटिक्स इसी बैलेंस की है। कभी भी आपको इन सब चीजों पे लिखना हो ग्लोबल वार्मिंग पे, तो आप अपना दूसरा व्यू दें। ग्लोबल वार्मिंग इज बैड, राइट दैट, बट यू कैन ऑल्सो डिपिक्ट दिस एज अ कंस्पिरेसी ऑफ द वेस्ट, जो कि हमसे कहा जा रहा है भाई अगर इतना ही है तो आप ही ने तो धुआं किया है, बंद कर लो अपनी इंडस्ट्री, हमें चालू करना। तो ये जितनी भी पॉलिटिक्स है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस, ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इस जगह आती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। इंडियन ओशन ट्रेड, अच्छा ये बताओ, हाँ क्या पूछ रहा था मैं, तो ये टेक्सटाइल और स्पाइसेस दे वर इन द फेवर ऑफ इंडिया और अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया? फेवर, तो कॉलोनाइजेशन फिर क्या है, क्या हुआ था भाई? ये टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल ये 1650 से लगा के 1870 तक चला, एटलीस्ट 1820 तक चला, 1810 तक टेक्सटाइल रहा। 1810 के बाद क्या हो गया? 1810 के बाद क्या एक्सपोर्ट हो गया इंडिया से, जो मेन जाता है बात, कॉटन। एक ऑप्शनल में क्वेश्चन आया था, इफ समवन टॉक्स ऑफ कॉटन ही इज टॉकिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इफ ही इज टॉकिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन ही इज टॉकिंग ऑफ कॉटन, तो वो दूसरा है, उस पर आप मत जाओ। तो ये बताओ मेरे को कि टेक्सटाइल 1650 से 1810 तक चल रहा है, तो वॉज इट बेनिफिशियल ऑल द टाइम? भाई आप ही ने तो कहा गोल्ड और सिल्वर इंडिया आ रहा है, तो ये बेनिफिशियल है, हाँ या ना? मैं झूठ नहीं बुलवा रहा हूं, बताओ अपना विचार बताओ, इज इट बेनिफिशियल और नॉट? तो फिर यहां पे क्या दिक्कत क्या आई? नहीं, वो तो ठीक बात है इंडस्ट्रियल, मैं यहां की नहीं पूछ रहा। अपना कॉलोनाइजेशन तो बीच में कहीं से शुरू हो गया था, तो क्या ऐसा था? इस सवाल का क्वेश्चन सच में देने के लिए मैं यही कर रहा हूं, इसीलिए जो ये बुक आप पढ़ते हो उनमें ये सब इंसाइट नहीं होती है। देखो इसको अगर आप ब्रेक करो तो 1765 डेट लिख लो, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसके पहले तक all this textile was bought by the gold of Europe. After this textile was bought by the gold of Bengal. That's it. 1765 के पहले वो ब्रिटेन का गोल्ड, यूरोप का गोल्ड आके इंडिया में आता था। 1765 के बाद बंगाल का गोल्ड ही इंडिया में गोल्ड लगा। So that was nothing. समझ गए बात? यहां तक रहा टेक्सटाइल ही, but this phase around 40 to 50 years, all the textile was bought by the gold of Bengal. अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो आपको कॉलोनाइजेशन की कोई जानकारी नहीं, आप कितने भी इवेंट और वॉर रट लो। ठीक है, दिस इज द स्टार्ट ऑफ मर्केंटाइल फेज। पहले तो मर्केंटिलिज्म पता होना चाहिए। 1810 के बाद स्टार्ट द फेज ऑफ कैपिटलिज्म। इट कंटिन्यू टिल 1880s। कैपिटलिज्म वो हमारे यहां मार्केट में फिनिश्ड गुड भेज रहे हैं, ठीक। 1880 के बाद वो भी खत्म हो गया। 1880 बिगेन द फेज ऑफ फाइनेंशियल कॉलोनियलिज्म। फाइनेंशियलिज्म, इंडिया से क्या जा रहा है अब बाहर? रॉ मटेरियल भी नहीं जा रहा है। पैसा इन विच फॉर्म? इंटरेस्ट। ऑलवेज ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव द डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट पूरा करने के लिए, अपना फिस्कल डेफिसिट के लिए दे टेक लोन फ्रॉम ब्रिटिश पीपल। वो ब्रिटेन से लोन लेते थे, उसका इंटरेस्ट ब्रिटेन भेज देते थे। सेकेंड वॉर, होम चार्जेस, पेंशंस, सैलरीज। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदती थी, ब्रिटेन के लोग ब्रिटेन में ही प्रॉपर्टी खरीदते थे। मनी कम्स फ्रॉम इंडिया, सो दोज वर होम चार्जेस। तो ये स्टेजेस है, ये तो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में इसकी जरूरत नहीं है, ठीक। देन वी विल सी द राइज ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर एवर, द ग्रेटेस्ट पावर। जैसे ये कहा जाता है हिस्ट्री में, आप कभी भी देखोगे एक्सेप्शंस, हर जगह आपको थ्योरी बताई जाएंगी, बस एक जगह जहां वो एक्सेप्शन, जहां वो नहीं लगेगी। विच पावर वॉज दैट? अनस्टॉपेबल। उससे जीतना नहीं, उससे कोई लड़ता भी नहीं। दे वर कॉल्ड द आर्मी ऑफ ज़ॉम्बीज। जब वो आते थे अपने घोड़ों पे तो लोग कहते थे भूत आ रहे हैं,
उन पे तीर मंगोल, राइज ऑफ मंगोल, उसके बाद आप देखोगे कि सारी जो पॉलिटिक्स